साल 2021 के मार्च महीने में छत्तीसगढ़ के बस्तर के टेकलगुडम एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को अगवा कर लिया था। इस एनकाउंटर में हालांकि सीआरपीएफ के 23 जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने अगवा ही किया था। यह खबर जब सामने आई तो हमेशा की तरह सरकार और सिस्टम मजबूर दिखा। उधर जवान की परिवार वालों की हालत खराब हो रही थी। इस बीच एक पत्रकार ने उस सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने का जिम्मा उठाया और फिर वह चला गया नक्सलियों के गढ़ में, क्योंकि वह पत्रकार उसी जंगल का रहिवासी था और उसे सही और गलत में फर्क करना आता था। इसीलिए अपने व्यक्तिगत अनुभव को सहारा बनाकर वह नक्सलियों के गढ़ में पहुंच गया और वहां पर सिर्फ बातचीत करके उस जवान को अकेला वहां से छुड़ाकर अपने स्प्लेंडर बाइक पर ले आया। इतना ही नहीं, वह पत्रकार उस जवान को उसके घर कश्मीर भी छोड़ने गया, जहां पर जाकर वह उसके परिवार वालों से कहा कि मैं आपके बेटे और पति को जिंदा वापस ले आया हूं, और इतना कहते हुए वह वापस अपने घर लौट आए। इस पत्रकार की उम्र उस समय महज 29 साल की ही थी और नाम था मुकेश चंद्राकर। जो मुकेश चंद्राकर अपनी जान पर खेलते हुए एक सीआरपीएफ जवान को एक नई जिंदगी दिया था, वह अब खुद अपनी जिंदगी की जंग हार चुका है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको 33 साल के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की वो कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी उनके सच्चाई और ईमानदारी को सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर का जन्म 4 जुलाई 1991 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में हुआ था। मुकेश के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। उसकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। मुकेश का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है युकेश। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनकी मां दोनों को बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। बचपन में मुकेश का सपना मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। आर्थिक तंगी की वजह से वह अपने बड़े भाई के साथ जंगल से वनपोज इमली, महुआ और टीड़ा बीनकर लाते थे और फिर बाजार में उसे बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपने लिए किताब खरीदते थे। उसके बचपन का संघर्ष अभी चल ही रहा था कि फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे अपना खुद का घर तक छोड़ना पड़ा और घर छोड़ने की वजह बनी सलवा जुडूम आंदोलन। सलवा जुडूम आंदोलन को हिंदी में शांति मार्च कहा जाता है। यह एक प्रकार का आंदोलन था जो छत्तीसगढ़ में साल 2005 में शुरू हुआ था। सलवा जुडूम बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था जो इलाके में नक्सलियों से निपटने का काम करता था और इसे छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन भी मिला हुआ था। इसी आंदोलन में कई लोग विस्थापित हुए थे, जिसमें एक मुकेश चंद्राकर का परिवार भी था। अपना घर छोड़ने के बाद मुकेश बीजापुर पहुंचा और सरकार के राहत शिविर कैंप में कुछ सालों तक परिवार के साथ रहा। इस दौरान संघर्ष चल ही रहा था कि दुखों का एक बड़ा पहाड़ फिर से टूटा जब उसकी मां की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद जैसे तो दोनों भाई अनाथ ही हो गए, फिर जैसे तैसे हालात से संभले और दोनों बड़े हुए। यहाँ से दोनों भाई सरकारी कैंप से बाहर निकलकर अब किराए के घर में रहने लगे। अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना था, तो इसके लिए मुकेश ने दोपहिए वाहन की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया और अब वह मैकेनिक बन चुके थे। इस दौरान मुकेश का बड़ा भाई युकेश किताबों का बड़ा शौकीन था, इसलिए वह नई नई किताबें खरीदता जिसे मुकेश भी पढ़ने लगते। फिर बीतते समय के साथ मुकेश का बड़ा भाई युकेश पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया और अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेकर मुकेश भी कैमरा चलाना सीखा और फिर लिखना और बोलना भी सीख गया, जिसके बाद वो भी अब पत्रकार बनने की राह पर निकल पड़ा। मुकेश चंद्राकर बस्तर के लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे उनकी आवाज बन चुका था।
मुकेश चंद्राकर और युकेश चंद्राकर दोनों भाइयों ने साथ मिलकर बीजापुर जिले में स्थित नंबी जलप्रपात की खोज की और इसके ऊपर खबर भी बनाई। यह एक चैनल में उन दोनों की पहली खबर थी जो आधे घंटे तक चली। ऑन एयर होने के बाद इन दोनों भाइयों को बेहद खुशी भी हुई। यहीं से उनका मनोबल बढ़ा और इसके बाद पत्रकारिता करियर में उसने कई चैनलों के साथ जुड़कर काम किया। मुकेश चंद्राकर नक्सली इलाके में जन्मा था, उसी गांव में पला और बढ़ा था, लेकिन हालातों ने उसे शहर की तरफ रुख करवाया। बावजूद इसके वह नक्सल मामलों को बारीकी से समझता था। जंगलों की खाक छानना, लोगों की समस्या उजागर करना और ग्राउंड रिपोर्ट करना उसकी पहली पसंद बन चुका था। बेकसूर ग्रामीणों को मारने पर वह नक्सलियों के खिलाफ भी लिखा था और फर्जी मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीणों के परिवार की बात भी उसने बेबाकी से सबके सामने रखी थी। काफी समय तक वह एनडीटीवी और कई और चैनल्स के लिए एक फ्रीलांस पत्रकार बना रहा। फिर जब जमाना डिजिटल की ओर बढ़ रहा था तो उसने भी बस्तर जंक्शन नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। इसे 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर ने प्यार दिया। वह बस्तर के हालातों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने इस चैनल में अपलोड करता, जिसके दर्शक सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो चुके थे। इसी बीच उसके ही कुछ अपने उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर की इस कहानी में अब एंट्री होती है सुरेश चंद्राकर की। सुरेश चंद्राकर मुकेश के पड़ोसी ही हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी है जो बीजापुर और बस्तर में बनने वाले सड़कों का ठेका लेता है। सुरेश चंद्राकर का नाम उस समय खूब सुर्खियां बटोरा था जब साल 2021 के दिसंबर महीने में उसकी शादी हुई थी। यह शादी पूरे जिले में सुर्खियों में थी। इस शादी में दुल्हे सुरेश चंद्राकर ने अपनी दुल्हनिया रेणुका से वादा किया था कि वह उसकी शादी को यादगार बनाएगा। ऐसा बताया जाता है कि सुरेश और रेणुका की शादी में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये उस समय की बीजापुर जिले की सबसे महंगी शादी बताई गई थी। सुरेश अपनी दुल्हन को जगदलपुर से हेलीकॉप्टर से बीजापुर लेकर आया था। तब यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। उस समय भी सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कई खबरें छपी थी। साथ में यह भी कहा गया था कि बिना करप्शन के पैसे के एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर इतनी बड़ी शादी नहीं करवा सकता है। अब क्योंकि उसका पड़ोसी मुकेश चंद्राकर मीडिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें लगा कि मुकेश ही पत्रकारों से कहकर सुरेश के खिलाफ खबर चलवा रहा है। इस बात पर दोनों के बीच थोड़ी अनबन भी हुई। तब से इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। अब साल 2024 के दिसंबर महीने में क्या हुआ कि मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क निर्माण के संबंध में रिपोर्टिंग की। कुछ साल पहले गंगालूर से मीरतुर तक 52 किलोमीटर सड़क निर्माण काम का टेंडर निकला था। उस समय सड़क की लागत 50 करोड़ रुपए थी। इस टेंडर को सुरेश चंद्राकर ने लिया था, लेकिन बाद में इसी सड़क की लागत 120 करोड़ रुपए हो गई। इस खबर के बाहर आते ही सुरेश चंद्राकर मुकेश को अपना दुश्मन मान बैठा। इस सड़क की हालत खराब थी, लेकिन लीपापोती करके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा था। और अब इस खबर के बाहर आते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर जांच कमेटी बना दी, जिससे सुरेश को गड़बड़ी का खुलासा और भारी भरकम नुकसान होने का आभास हो गया था, जिससे वह काफी सहम भी गया था। और अब यहीं से सुरेश चंद्राकर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। क्योंकि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की पत्रकार मुकेश चंद्राकर से बात नहीं होती थी, इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने चचेरे भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर को बोल दिया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर और ठेकेदार के चचेरे भाई रितेश चंद्राकर की खूब बातें होती थी। इन दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे थे और दोनों का उठना बैठना भी काफी होता था। इसलिए साजिश के तहत सुरेश ने रितेश को मुकेश को घर बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि रितेश जब बुलाएगा तो मुकेश जरूर आएगा। इसके लिए पहले 31 तारीख को मुकेश को बुलाया गया था, लेकिन किसी काम में फंसे होने के कारण मुकेश उस दिन आने से मना कर दिया।
मुकेश जब 31 तारीख को नहीं आया तो उसे बार बार फोन करके रितेश ने 1 जनवरी 2025 की शाम घर से 2 किलोमीटर दूर सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बुलाया, जहां पर आने के लिए मुकेश चंद्राकर तैयार हो गया। वहीं किसी को शक ना हो इसीलिए सुरेश और दिनेश दोनों भाई उस दिन जगदलपुर चले गए थे, जिसके बाद मुकेश को खाना खाने बैठाया गया। इसी बीच मौका पाकर रितेश ने सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर मुकेश की पहले पिटाई की और फिर सिर पर लोहे के किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे मुकेश के माथे पर गहरा घाव हो गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया। इसके बाद ये दोनों रितेश और महेंद्र जगदलपुर के बोदली गांव में जाकर छिप गए थे और फिर इन्होंने अपने भाई सुरेश और दिनेश को मुकेश की हत्या की जानकारी दी। मुकेश के मर्डर की खबर पक्की होने के बाद सुरेश और दिनेश भी जगदलपुर से बोदली पहुंचे। अगले दिन सुरेश ने अपनी कार देकर रितेश को रायपुर भगा दिया। वह वहां से दिल्ली चला गया था, जिसके बाद दिनेश और महेंद्र फिर से क्राइम लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने सेप्टिक टैंक पर कंक्रीट की स्लैब डालकर उसे पैक कर दिया था ताकि लाश से बदबू ना आए और इसकी किसी को जानकारी ना हो। जब लाश को ठिकाने लगा दिया गया तो इसी बीच सुरेश चंद्राकर हैदराबाद चला गया। अब सब कुछ अपने अपने जगह पर सही हो चुका था और आरोपी निश्चिंत हो चुके थे। इस दौरान कुछ नहीं था तो मुकेश की खबर जिसे उसके बड़े भाई युकेश पता करने की कोशिश कर रहे थे। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से घर से लापता थे। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। हालांकि उसका फोन बंद आ रहा था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास ही दिख रही थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। इधर मुकेश के पत्रकार साथियों ने भी अलग अलग जगह पता किया। फिर जब मुकेश का जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई तो उसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा में दिखा। पुलिस अब इसी के आधार पर अपनी जांच शुरू कर चुकी थी। फिर 3 जनवरी 2025 को तलाशी के दौरान रितेश चंद्राकर का फार्म हाउस दिखा। यहां बैडमिंटन कोर्ट है। जब पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे तो पुरानी सेप्टिक टैंक में कुछ नया कंक्रीट किया हुआ दिखा। इससे पत्रकारों को शक हुआ और इसे तोड़ा गया। इसके बाद मुकेश की लाश सेप्टिक टैंक से ही मिली। टैंक तुड़वाने और उसे खाली करवाने में पुलिस की टीम को करीब 3 घंटे लगे। इसके बाद पुलिस को साफ पता चल चुका था कि इस घटना के पीछे सुरेश चंद्राकर का हाथ है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और फिर हैदराबाद से उसकी गिरफ्तारी भी हुई। उसी से बाकी के आरोपियों के बारे में भी पता किया गया, जिसके बाद रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को भी गिरफ्तार किया गया। यानी कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर के चारों आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब इसकी सजा कैसे तय होती है यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यही थी छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पूरी कहानी, जिसको सच लिखने और बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस टॉपिक के ऊपर कई और महत्वपूर्ण खुलासे हैं जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।